A study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million of a certain city. तो एयर के कुछ सैंपल्स लिए और उसमें फाइंड आउट किया कि सल्फर डाइऑक्साइड की कितनी कंसंट्रेशन है, उसको फाइंड आउट किया. द डाटा ऑब्टेन्ड फॉर 30 डेज इज एज फॉलोज. तो 30 डेज तक हमने ये डाटा कलेक्ट किया और ये हमारे पास रीडिंग्स आ गई. ठीक है, अब हमें क्या पूछा जाता है, मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा. तो पहले तो हमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. अगर आपको इसके बारे में डाउट है, अच्छे से नहीं पता, तो जो लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ पहले उसको जरूर देख लेना. विथ क्लास इंटरवल्स एज 0.00 to 0.04, देन 0.04 to 0.08 एंड सो ऑन. तो पहला पार्ट पहले इसी पे फोकस करते हैं. देखो, हमें क्लास इंटरवल बनाने के लिए बोला गया है 0.00 से 0.04 और फिर 0.04 से 0.08 इस तरह के क्लास इंटरवल्स बनाने हैं. अब अगर इसको हम ढंग से ऑब्जर्व करें तो इससे हमें दो चीज़ें पता चलेंगी. पहली ये कि इस क्लास की अपर लिमिट इस क्लास की लोअर लिमिट के बराबर है. ठीक है, तो ये ओवरलैप हो रही हैं क्लासेस, पहली चीज़. दूसरा, इसका क्लास साइज़ या क्लास विड्थ बोलो, वो कितनी हो जाएगी, इसकी लोअर लिमिट में से इसकी लोअर लिमिट को माइनस करो तो यानी कि 0.04. ये क्या होगा, मेरा क्लास साइज़. तो सारी क्लासेस को मैं इसी साइज़ का बनाऊंगा अभी. ठीक है, जैसे मुझे रिकमेंड किया गया. अब हम इसका टेबल बनाते हैं जो कि क्या होगा, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि मुझे डेफिनेटली इस डाटा का टेबल बनाना है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी जो रीडिंग्स हैं इसका टेबल बनाना है और उसकी फ्रीक्वेंसी और ग्रुप्ड, यानी कि मुझे ग्रुप करने पड़ेंगे, कुछ कुछ चीज़ों को ग्रुप करना पड़ेगा जैसे मुझे यहाँ पे ये रिकमेंड किया गया. अच्छा ठीक है, तो मुझे क्लासेस बनानी पड़ेंगी. तो सबसे पहली क्लास मेरी क्या बनेगी, सबसे पहली क्लास मेरी वो बनेगी जो इसकी लीस्ट वैल्यू को अकोमोडेट करे. तो इसकी लीस्ट वैल्यू क्या है, अगर मैं इसकी लीस्ट वैल्यू देखूँ तो वो है मेरे पास 0.01. ठीक है, इससे कम कुछ नहीं है. ठीक है, 0.01 है. तो इसका मतलब अगर मैं इसी को ही पहली क्लास ले लूँ, यानी कि 0.00 से 0.04 इसी को पहली क्लास ले लूँ, तो इसमें मेरी लीस्ट वैल्यू जो है वो अकोमोडेट हो जाएगी. ठीक है, अब मुझे इसको कहाँ तक लेके जाना है, राइट. अब अगली क्लास मेरी क्या बनेगी, 0.04 टू 0.08. ठीक है, 0.04 मैंने ऐड कर दिया, फिर से 0.08 से 0.12 तक जाएगा. ठीक है, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा, ये वहाँ तक जाएगा जहाँ तक मैं इस टेबल की सबसे बड़ी वैल्यू को अकोमोडेट कर लूँ. और वो क्या है, उसको फाइंड आउट कर लेते हैं. और इस टेबल की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 0.22. ठीक है, ये सबसे बड़ी वैल्यू है. तो इसका मतलब मैं इसको बनाता हूँ, तब तक बनाता जाता हूँ जब तक ये वैल्यू मैं इसमें अकोमोडेट ना कर लूँ. तो मैं 0.12 से आगे बढ़ा तो ये 0.16 हो गया. इसमें मैं कितना ऐड करता जा रहा हूँ, 0.04. ठीक है, क्योंकि वो मेरी क्लास साइज़ थी, मैंने यहाँ पे आपको बताया था ये मेरा क्लास साइज़ बन रहा है. उसके बाद 0.16 में फिर से मैंने ये ऐड किया तो कितना बन गया, 0.20. फिर से 0.20 में मैंने ये ऐड किया तो ये बन गया 0.24. अब 0.24 के अंदर ये अकोमोडेट हो जाएगा. ठीक है, 0.22 इसके बीच में लाई करेगा, तो इसका मतलब इसके आगे मुझे क्लासेस नहीं बनानी. अब मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करूँगा, जैसे मान लो मुझे ये फाइंड आउट करना है कि 0.00 से 0.04 तक कितनी वैल्यूज़ हैं. ठीक है, उसका मैं काउंट यहाँ पे लिखूँगा. लेकिन अगर किसी की वैल्यू एग्जैक्टली 0.04 है तो वो यहाँ ना काउंट होके यहाँ पे काउंट होगी. ठीक है, जब हम ऐसे ओवरलैपिंग क्लासेस लेते हैं तो ये नंबर यहाँ कंसिडर होता है, यहाँ पे नहीं कंसिडर होता. ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि 0.00 से लेके 0.04 तक कितनी वैल्यूज़ हैं. तो एक तो ये आ गई 1, ये मैं नहीं कंसिडर करूँगा, ये अगली क्लास में जाएगी. 2, 3 एंड 4. तो 4 वैल्यूज़ आ गई जो इसके बीच में लाई करती है, तो मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ. ठीक है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई. अब हम फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट. अब 0.04 से 0.08 तक. तो इस केस में मैं 0.04 को तो कंसिडर करूँगा, लेकिन अगर किसी की वैल्यू 0.08 है तो वो नहीं कंसिडर होगी. ठीक है,
तो लेट्स डू दैट। अब इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये 0.08 ये नहीं आएगी यहाँ पे, ये भी नहीं आएगी, ठीक है, अपर लिमिट नहीं इंक्लूड होती इसलिए ये नहीं आएंगी। ओके, ये आ जाएगी, ये लोअर लिमिट के बराबर है तो इसको मैं कंसिडर करूँगा 1 2 3, ये भी नहीं आएगा, 4, ये फिर नहीं आएगा, 5 6 7 8 एंड 9। तो 9 एंट्रीज आ गई मेरे पास। तो यानी कि यहाँ पे कितनी जाएंगी, 9 एंट्रीज, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 9। इसी तरह बाकियों की भी मैं क्विकली यहाँ से फाइंड आउट करके लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास टोटल डाटा आ गया और इसको आप लास्ट में हमेशा टोटल काउंट करके देख सकते हो। वो हमेशा जितनी ये टोटल एंट्रीज हैं उसके बराबर होना चाहिए, यानी कि 30 के बराबर होना चाहिए। तो इसको काउंट कर लेते हैं। 4 + 9 13 + 9 22 24 28 एंड 2 इज़ 30। तो ये मतलब कि प्रॉबेबली हमने ये डाटा ठीक बनाया, ठीक है। तो ये हमने अब ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दिया जैसा हमें पूछा गया था, जिस तरह की क्लास विड्थ बताई गई थी उसके हिसाब से हमने बना दिया। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या पूछा जाता है, फॉर हाउ मैनी डेज वॉज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। अब इस तरह से जब हम टेबल्स बनाते हैं ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो इसका यही फ़ायदा होता है कि अगर हमें इस तरह का एनालिसिस करना हो तो बहुत जल्दी होता है। कैसे, अब वो कहता है कि बताओ कितने दिन थे जिस दिन हमने रीडिंग ली वो 0.11 से ज़्यादा थी, 0.11 से ज़्यादा थी। तो इसका मतलब वो कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, 0.12 से स्टार्ट होनी चाहिए, राइट, 0.12 से स्टार्ट होनी चाहिए। क्योंकि देखो अब इसमें मेरे पास डाटा ऐसा नहीं है कि 0.111 या 0.119, ऐसा नहीं है। मेरे पास डाटा क्या है, 0.11 और उसके बाद 0.12, सिर्फ 2 डिजिट्स तक ही है, राइट। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो सिर्फ 2 डिजिट्स तक ही सारा डाटा है। तो अगर वो कह रहा है कि 0.11 से ज़्यादा का डाटा निकालो, तो ज़्यादा का डाटा मतलब 0.12 से ही स्टार्ट होगा, राइट। और 0.12 यहाँ से स्टार्ट होता है, 0.12 यहाँ पे नहीं कंसिडर होगा, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इससे आगे आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं, इससे आगे आगे उन सब की फ्रीक्वेंसी को मैं ऐड करूँगा, यानी कि 2 + 4 + 2, तो ये कितना हो गया, 8। तो यानी कि 8 मेरे पास आंसर आ गया इसके सेकंड पार्ट का, कि 8 दिन ऐसे थे जिस दिन इसकी रीडिंग 0.11 से ज़्यादा थी, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।